आज आपका जो है एक मैगजीन आती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जिसे लोग कहते हैं आँख वाली दृष्टि या लोग कहते हैं कि आई दृष्टि करंट अफेयर्स। अभी जो हाल ही में 2-3 दिन पहले आई हुई है। अभी फ़िलहाल सभी जगहों पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी उपलब्ध हो आपको बुक मिल जाती है। तो आप इस वीडियो को देखते हुए आप चाहें तो उसमें टिक कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं। सबसे खास बात है कि अगर आप उसमें टिक करते हाईलाइट करते हैं तो एग्ज़ाम के पहले रिवीजन कर पाना संभव नहीं होता है। यदि आप उन्हीं चीज़ों को आप क्या करिए कि जो चीज़ें उसमें हैं उन्हीं की चीज़ों को मैं आपको देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। उन्हीं का सारा शार्ट नोट है, जिनको एग्ज़ाम में जिनकी ज़रूरत है हमें वही चीज़ें यहाँ रखी गई हैं, बेवजह कोई चीज़ें रखी नहीं गई हैं। तो हम समझते हैं अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। यदि आप सोचते कि इसमें हाईलाइट कर लेंगे तो कर सकते हैं, अगर आप कैपेबल है किस बात को लेके कि आप उसे रिवाइज कर ले जाएंगे एग्जाम के पहले तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें हाईलाइट भी करिए और शॉर्ट आउट भी करिए जो बातें आपको याद नहीं रह रही हैं। क्योंकि ये एक ऐसी पुस्तक है आई दृष्टि करंट अफेयर्स की, जहाँ से अधिकतम सवाल चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ हो, आरओ में अगर 25 आते हैं तो 20 सवाल कम से कम, और अगर पीसीएस से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 28 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे इसी से आते हैं। अब आई दृष्टि लोग पढ़ते जरूर हैं, सारा का सारा पेज पढ़ डालते हैं, वो कम पेज में होती नहीं है। लोग उसे पढ़ते रहे नहीं जानते हैं कि इसमें से हमें ज़रूरत कितनी की है। अगर आप पूरा पेज पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आप इन 11 या 12 दिनों के अंदर उसे तैयार नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के बीच से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम लोग हिट करेंगे। और आई दृष्टि में आप देखेंगे उस बुक को अगर आप खरीदिए तो देखिएगा कि उसमें पेज नंबर 3 से लेकर 18 यानी 3 से लेकर 18 नंबर पेज तक जो बातें दी गई वो ऑनलाइनर हैं। अगर आप चाहें तो उन ऑनलाइनर चीज़ों को पर डे अगर 1 पेज 2 पेज आप रटते हैं तो मान कर चलिए कि आप कम से कम 10 दिनों में तो उसके उस पेज को रट्टा मार जाएंगे, है ना। और बाकी चीज़ें जो अंदर की चीज़ें हैं जो बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं योजनाएं हैं या जो भी चीज़ें घटनाएं हैं, उन घटनाओं में जो भी तथ्य हैं वो जो बहुत बड़े पेज में और बहुत सारे पैरा में स्टेटमेंट में हैं, उन्हें हम शॉर्ट करके आपको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। तो चलिए उसी क्रम में हमारा क्या है, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, आई दृष्टि का राष्ट्रीय घटनाक्रम है। जैसे आई दृष्टि को हम करवा रहे हैं ऐसे उम्मीद करिए घटनासार भी करवा देंगे एग्जाम के ठीक पहले तक, यानी यारो एग्जाम के पहले तक कम से कम 70 से 75% आई दृष्टि घटनासार कंप्लीट हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना, आप चाहे तो दोनों खरीद सकते हैं। तो ये क्या है आज का आई दृष्टि का राष्ट्रीय घटनाक्रम में आप देखते हैं पेज नंबर 17, 18 जो भी हो गया 19 होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, इस पर सवाल हमेशा पूछा जाता है अगर आप प्रीवियस ईयर को आप देखे हो तो पेपर्स को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, इस रिपोर्ट की घोषणा 11 जनवरी 2024 की गई थी और उम्मीद की जाती है कि आपके आरओ के पेपर में 10 जनवरी 15 जनवरी तक का करंट अफेयर्स आ सकता है ना। तो 11 जनवरी 2024 को द्रौपदी मुर्मू यानी कौन, इस देश की राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण जो कि है, कौन संस्करण है, 8वां संस्करण, उस रिपोर्ट को जारी किया। अब इस रिपोर्ट में कितने शहरों को जो है शामिल करके उनका आकलन किया गया है, तो 4477 शहर यानी 4477 शहरों का आकलन किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण में। अब इसमें जिसमें से 61 छावनी है, छावनी मीन्स क्या, कैंटोनमेंट बोर्ड, जिसे आप जो आर्मी का कैंटोनमेंट होता है जिसे आप शॉर्ट में कैंट कहते हैं ना, 61 को शामिल किया गया। पूछा जा सकता है कि 4477 शहरों में कितने गंगेटिक सिटी को रखा गया है, यानी गंगा किनारे बसे हुए शहर कितने हैं, तो 88 हैं, 88 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक, अब जब आते हैं आप क्या फिर सवाल क्या उठता है आपके लिए, तो कहेंगे इसको हमें नहीं जानना चाहिए, आपको डेट भी जानना चाहिए, कब 11 जनवरी 2024 को, कितने शहरों को शामिल किया गया ये भी जानना चाहिए, संस्करण 8वां ये भी जानना चाहिए, ये कितनी छावनी है 61 है, गंगेटिक सिटी कितने हैं 88 है। ठीक, फिर आप जाते हैं क्या, जो महत्वपूर्ण सवाल होता है जो बार बार पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर को देखिएगा, कौन सा, 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में कौन सा ऐसा शहर है जो शीर्ष पर है, तो जानते इस बार हमेशा इंदौर को देखा जाए, इंदौर लगातार 7वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर की सूची में है, कौन, इंदौर, 7वीं बार, कितनी बार, 7वीं बार, 7 टाइम, यानी लगातार 7वीं बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित है। कहाँ, 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में, ध्यान रखिएगा आप, 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में। और दूसरा शहर सूरत है,
इस बार का सवाल बहुत मजेदार बनेगा, जब भी बनेगा एग्जाम में आपके, चाहे आरओ में बने चाहे पीसीएस में बने। क्या मजेदार हो सकता है? जैसे कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहरों में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर अब की बार इंदौर और सूरत दोनों है, क्योंकि यहाँ दूसरा क्रम नहीं है, यहाँ सीधे तीसरा क्रम है। यानी एक ही टॉप 1 पे कौन है? इंदौर है और सूरत है। इंदौर एमपी, सूरत गुजरात। और तीसरे क्रम में है नवी मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापत्तनम चौथे पर है आंध्र प्रदेश में, भोपाल 5वें पर है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने 5 को क्यों लिख रखा है, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन बनता है तो पूछता है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहरों के शीर्ष 5 शहरों में कौन शामिल नहीं है। तो कम से कम आपको 5 तो याद करना ही पड़ेगा, किसे? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम, भोपाल। इस बात की मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि यहां से सवाल आना ही आना है, चाहे आरओ हो और चाहे पीसीएस हो। इसी क्रम में हम क्या देखते हैं कि छोटे शहरों में, ये तो बड़े शहरों की बात की गई, छोटे शहरों मीन्स क्या? 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सासबाड़ा है। सासबाड़ा भी कहते हैं इसको और सांसबाड़ भी बोलते हैं। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और पाटन कहाँ? छत्तीसगढ़ है ना। 2 शहरों मैंने रखा है, वैसे आपके एक शहर से काम आपका चल जाएगा। यानी कि सबसे छोटे शहरों में अगर देखा जाए 1 लाख कम जनसंख्या की श्रेणी में सासवाड़ा महाराष्ट्र शीर्ष पर है। अब एक सवाल बनता है कि जैसे हमने देखा कि शहर को देखा, वैसे हमें राज्य को भी देखना चाहिए। यानी कि क्या? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो यहां भी आपको 5 को देखना होगा। किसे? महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना। अब आपके सवाल ये बन सकता है कि शहरों में तो कौन? इंदौर और सूरत 2 बहुत ही स्वच्छ शहर हैं भारत के, लेकिन राज्यों में स्वच्छ राज्य कौन सा है? शीर्ष पर महाराष्ट्र है, फिर एमपी है और छत्तीसगढ़ है। 5 को आपको देखना पड़ेगा। आप सवाल कैसा बनेगा? क्या कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष राज्य स्वच्छता में शीर्ष राज्यों की 5 यानी टॉप 5 शीर्ष 5 राज्यों में शामिल कौन है या नहीं है। तो 5 को आपको देखना होगा, क्योंकि ऐसा सवाल पिछले एग्जाम में पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। 22-23 के पेपर उठा के आप देख लीजिएगा। महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना। अब एक बात उठती है कि क्या इन शीर्ष राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान नहीं है? टॉप 10 में हम कह सकते हैं, टॉप 5 में नहीं है। टॉप 10 क्या? 9वें स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है। कहाँ? स्वच्छ राज्यों की सूची में। एक सवाल आपके लिए और क्या है? 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में टॉप 20 में यूपी के कौन से शहर शामिल? टॉप 20 की बात हो गई। टॉप 20 में यूपी के कितने शहर हैं? तो आप बताएंगे नोएडा 14वीं रैंक पर है टॉप 20 में। अकेला एक शहर, ध्यान रखिएगा, टॉप 20 में यूपी का मात्र एक शहर है, उसका क्या नाम है? नोएडा। ध्यान रखिएगा। आपसे अंकुम कह सकता है कि 1 है कि 2 है, बताइए। जनसंख्या के हिसाब से कि स्वच्छता? हाँ, जनसंख्या के हिसाब से 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में स्वच्छता के हिसाब से क्या होता है? वो इंदौर स्वच्छता। हाँ, यहाँ क्या लिखा है? 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में। यहाँ स्वच्छता का कोई स्केल है क्या कि कितना गंदा कितना साफ? इसका जनसंख्या के अनुसार ये डेटा आकलित किया जाता है। तो वो स्वच्छ शहर है, ये स्वच्छ राज्य है, और ये राज्य में। अब न कंफ्यूज है तो पेशेंस रखिए, 2 मिनट का बनने दीजिए इसको, क्योंकि आप कंफ्यूज हो चुके हैं इसमें, है ना। क्योंकि राज्य और आपको राज्य को देखना होगा। तो शीर्ष राज्य कौन सा? आपका महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, ये है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश हमारा कहाँ है? 9th यानी 9वीं रैंक पर है, जो है 9वें स्थान पर। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में, 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी यानी कहाँ? इस इंदौर की बात चल रही है। टॉप 20 में इंदौर तो सूरत टॉप पर ही है, लेकिन टॉप 20 में क्या यूपी कोई शहर है? तो नोएडा है। नोएडा कौन? 14वें स्थान पर है। इसके बाद हम देखते हैं तो गाजियाबाद कहाँ है? 38। अलीगढ़ कहाँ है? 40। बनारस यानी वाराणसी 41 और लखनऊ 49। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के
1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के टॉप 50 में कितने शहर आते हैं या जिलों की बात किया जाए तो आपके लिए क्या होगा? फिर आपके लिए क्या? नोएडा 1, गाजियाबाद 2, अलीगढ़ 3, बनारस 4 और लखनऊ 5, यानी 5 शहर कहाँ होंगे? टॉप 50 में शुमार करते हैं, जो कि सबसे स्वच्छ हैं। अब टॉप 100 की बात करोगे कि टॉप 100 में कौन स्थान बना रहा है, तो फिरोजाबाद 52, प्रयागराज 71। अब कहेंगे ये लिखने की क्यों जरूरत पड़ी थी? एकदम 100% श्योर है कि इन पूरे डेटा सवाल को हटा दिया जाए तो आरओ इसके लिए जाना जाता है। वो आपसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करके और लिख देगा क्या? लिखेगा सामने लखनऊ और लिखेगा क्या? गाजियाबाद, लिखेगा क्या? प्रयागराज, क्या लिखेगा? बनारस, और रैंक को चेंज करेगा। लखनऊ दिखा देगा क्या? 49, और गाजियाबाद को दिखाएगा क्या? 40, और प्रयागराज को दिखाएगा 71, और बनारस को दिखाएगा 41। और आपसे सवाल करेगा कि मुझे बताइए कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इसके लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसलिए इसे इस डेटा को यहाँ रखा गया है। इस बात को आपको रटना होगा। कैसे रटेंगे आप जानिए, आसान भी है। कहाँ? नोएडा 14, गाजियाबाद 38, अलीगढ़ 40, बनारस 41, लखनऊ 49, फिरोजाबाद 52, प्रयागराज 71। इसमें 2-3 याद रहेंगे, क्रम लग जाएगा। क्रम भी लगाता है तो भी आप लगा सकते हैं, जैसा भी सवाल करे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। एक बात और यहाँ है, क्या यही हमें देखना चाहिए कि 4477 शहरों में 88 गंगेटिक सिटी हैं, यानी 88 गंगा के किनारे अवस्थित शहर हैं जिन्हें स्वच्छता की श्रेणी में रखा गया। उनमें टॉप पर कौन है? शीर्ष है बनारस, प्रयागराज, बिजनौर, और एक हरिद्वार उत्तराखंड का है, और बाकी के बाकी 5 कौन है? 4 उत्तर प्रदेश के। तो ये सवाल आपसे कर सकता है कि गंगेटिक शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो आप बताएंगे बनारस। गंगेटिक शहरों में गंगा के किनारे अवस्थित शहरों की सूची में सबसे स्वच्छ शहर बनारस। फिर कौन? प्रयागराज। फिर कौन? बिजनौर। यानी कि टॉप 5 में इसके 4 जिले शुमार करते हैं। एक कन्नौज आपका है, एक बिजनौर है, एक प्रयाग बनारस, और चौथे हरिद्वार है। ध्यान रखिएगा, इस क्रम में है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल पूछा जाएगा। इसको ऐसे मत समझिएगा, एक सवाल 100% श्योर है, 100% श्योर है, ये आना यहां से। नेक्स्ट जिसमें बचा हुआ आपका क्या? स्वच्छ भारत मिशन का गीत है। क्या कौन सा गीत है? नया संकल्प नया प्रकल्प। ये किसने गाया है? कैलाश खेर ने गाया। क्या नाम उनका? कैलाश खेर का ये गीत है। पूछा जाएगा कि स्वच्छ भारत मिशन का एंथम क्या है, तो एंथम नया संकल्प नया प्रकल्प किसके द्वारा गाया गया यह गीत? या गाया गया है कैलाश के खेर के द्वारा, जो बहुत मोटिवेटेड बहुत सारे सॉन्ग गाए हुए हैं। तो हम समझते हैं कि इसको आप पूरा का पूरा नोट डाउन करिए, हाईलाइट ही कर लीजिए। हाईलाइट करने में प्रॉब्लम, कम से 2 पेज आप पढ़ेंगे और आपका टाइम नहीं बचेगा वहां। लेकिन यहाँ अगर आप इसको नोट डाउन करते हैं तो आपको याद करना बहुत आसान हो। कम से कम स्पेस दे करके नोट डाउन को ग्राफ बना के ऐसे रख लीजिए, कभी आपको भूलेगा नहीं। नेक्स्ट आपका क्या है? पीएम जनमन। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, जनमन का क्या मतलब होता है? जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। कब शुरू किया गया? 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस के दिन। कब शुरू किया गया? जनजातीय गौरव दिवस के दिन। अब ये जानना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की है, उसकी तिथि भी आपको पता होना चाहिए। तो अमृत महोत्सव का जो अंतिम दिन होगा उसी दिन उन्होंने इस डेट को घोषित किया था। क्या? जनजातीय गौरव दिवस। कब घोषित किया था? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक होते हैं तो आप इस बात को जानते हैं, अमृत महोत्सव का अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है। यानी 31 अक्टूबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया था। यानी कि 31 तारीख को यह दिवस घोषित किया गया था और 15 नवंबर को पीएम जनमन अभियान को लॉन्च कर दिया गया। कहां से? खूंटी से। खूंटी कहां है? झारखंड में है। इसमें किन्हें रखा गया है? 75 जनजातीय समुदाय हैं।
ये 75 जनजातीय समुदाय कौन है जो अंडमान निकोबार में वास करते हैं, निवास करते हैं, जैसे सोम्पेन, सेंटलीज, बहुत सारी जातियां हैं, आप चाहे सर्च कर सकते हैं। जैसे यानी 75 पीबीटीज इन्हें कहा जाता है, 75 पीबीटीज यानी कहाँ के, अंडमान निकोबार के, जिन्हें विशेष, जिसका मतलब क्या होता है, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह का उत्थान करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए इस योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए को जो है धनराशि खर्च करने की योजना बनाई गई है अगले 3 वर्षों तक, यानी कि 2023 से लेकर के, इस 23 से लेके 24, 25, 26 लाख अंतिम तक, है ना। आप कह सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि पूछा जा सकता है पीएम जन का शुभारंभ कहां से हुआ, खूंटी झारखंड से, किसके लिए है, 75 एसटीज समुदाय जो हैं अंडमान निकोबार के, यानी कि जो ऐसे समुदाय हैं जिनका संबंध जहां से भी है उनका विशेष तरीके से आर्थिक उन्नयन हो, शैक्षिक उन्नयन हो, इसके लिए योजना ये लाई गई है। क्योंकि जहां पर भी इस देश के प्रधानमंत्री का कोई भी प्रोग्राम होता है तो उस राज्य में या जनजाति से संबंधित और अनुसूचित जाति से संबंधित, अगर देखा जाए जनजाति और अनुसूचित जनजाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो और चाहे सामान्य वर्ग हो, सबसे ज्यादा योजनाओं को देखा जाए तो संतुलन बनाते हुए जो जहां पिछड़ा है या कहीं पर जिसको आर्थिक स्थिति या उसकी सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति खराब रही है, तो देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया है, ऐसी ही योजनाओं को कब 15 अगस्त जब स्वतंत्रता दिवस होता है उस वर्षगांठ पे, चाहे 75वां हो चाहे 77वां हो, तो क्या करते हैं, एक घोषणा करते हैं और उसे बहुत जल्द 2 महीने के अंदर क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में ला देते हैं। यानी कह सकते हैं कि भारत का अगर आपको जो संकल्पना है कि हम क्या होंगे, विकसित होंगे, तो विकसित होने की संकल्पना का हिस्सा ये सब है। अगर उस सब का हिस्सा ना होता तो ऐसी योजनाओं को लाने की जरूरत नहीं है। लाने का रीजन यही है क्या, कि हमारे यहाँ के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, जिन्हें आप जानते हैं कि आप अगर डेटा आप देखिए तो एससी की पूरे देश में संख्या कितनी है, एसटी की पूरी संख्या कितनी है, एससी जहां तक हो सकता है 18% होगा तो 6% आपका एसटी होगा। तो अगर देखा जाए तो उस डेटा को उन्हें 18 और 6 कितने हो गए, लगभग 24-25% जिनकी संख्या है, अगर उस देश में पिछड़े ही रह जाएं, उनका शैक्षिक सामाजिक उन्नयन ना हो, तो क्या आप विकसित भारत की संकल्पना को पा सकते हैं, नहीं पा सकते। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें, और ये भी है कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा इससे पहले किसी ने किया हो। तो इस करने का मतलब कि प्रतिवर्ष अब 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, कहाँ, भारत में। यानी आपको एक सवाल और क्या मिल गया है, दिवस का भी मिल गया है। ठीक, इसकी घोषणा कब हुई है, अमृत महोत्सव के समापन के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 31 अक्टूबर 2023 को किया था। नेक्स्ट आपका क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर ऐसे आप पढ़ते जाइए तो आपको देखते देखते सारा कुछ याद हो जाएगा। नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है, नमो ड्रोन दीदी योजना का संबंध किससे है, उर्वरक से है। आप सोच रहे होंगे कि हमने क्यों लिख दिया कि भारत उर्वरक के उत्पादन में किस स्थान पर है। तो चूंकि ये जो नमो ड्रोन दीदी योजना है, अब दीदी शब्द लगा है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ फिर महिलाओं को ही मोदी जी ने तवज्जो दिया है। मोदी जी कहना नहीं ठीक है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहना ठीक है। नमो ड्रोन दीदी योजना भारत के में उर्वरक से उत्पादन से संबंधित है। चूंकि अगर आप देखते हैं तो भारत उर्वरक में उत्पादक की श्रेणी में विश्व में दूसरे स्थान पे आता है, आयातक के रूप में भी दूसरे स्थान पे आता है। तो हमारे यहाँ जो उर्वरक क्या उत्पादन किए जा रहे हैं उनका दुरुपयोग हो जाता है, सही से छिड़काव नहीं होता है। हम ज्यादा आयात कब करते हैं, जब हम उनका छिड़काव सही नहीं कर पाते हैं। जहां डालना है कितना 10 ग्राम, वहां हम छींट देते हैं 100 ग्राम। तो इसीलिए ऐसा किया गया क्या कि जो स्वयं सहायता समूह का संचालन इस देश में, स्वयं सहायता समूह जो कि महिलाओं का होता है, उन्हीं लोगों को एक जिम्मेदारी क्या दी गई कि ड्रोन के माध्यम से वो क्या करेंगे, उर्वरकों का छिड़काव करेंगे। वो छिड़काव करेंगे, उसका पैसा मिलेगा, फ्री ऑफ कास्ट नहीं है। यानी महिलाओं के उत्थान के लिए, जैसा कि अगर आप पढ़ के देखिएगा तो भी हाल ही में एक संशोधन महिलाओं का जो क्या कहते हैं आरक्षण संबंधी विधेयक आया था, जो आपके निर्वाचन होते हैं उनमें क्या उन्हें कितना आरक्षण दिया जाएगा, 33%। उसी क्रम में अगर मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये सारी बातें विकसित भारत संकल्प की अवधारणा में समाहित हैं। यानी क्या
30 नवंबर पीएम यानी 30 नवंबर को पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ हुआ। ये डेट आप याद रखिएगा, 30 नवंबर 2000। पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ कब हुआ था? 30 नवंबर 2023 को। इस क्रम में आप देखना चाहें तो 29 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी गई थी, लेकिन इसकी घोषणा कब? 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि नमो ड्रोन दीदी योजना की ऐसी योजना बनाई जाएगी कि जिससे हम उर्वरक के उत्पादन में आत्मनिर्भर भी रहें और हमारा आयात घट सके। इसके लिए आयात तभी घटेगा जब हम उसका जितना हमारे पास हो उसका सही से हम उपयोग कर सकें। तो यानी कि 30 नवंबर पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ हुआ। अगर आप इन सारे डेटा को देखते चले जाइए तो यहाँ से एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। यहाँ 3 डेट है, घोषणा होगी 15 अगस्त 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। 29 नवंबर को केंद्रीय कैबिनेट यानी सेंट्रल कैबिनेट क्या करेगी? इसको मंजूरी देगी और 30 नवंबर को इसे प्रधानमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। अब आपके एक सवाल नेक्स्ट क्या है? 5 विधानसभा में चुनाव हुआ। अब आप कहेंगे हम तो मुख्यमंत्री का नाम याद करेंगे। आप मुख्यमंत्री का नाम याद कर लीजिए, आप वहां के स्पीकर का भी नाम याद कर लीजिए, वहां के राज्यपाल का भी नाम याद कर लीजिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम उतनी सी आपसे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? 5 विधानसभा चुनाव, जैसे कौन? राजस्थान, एमपी, तेलंगाना, मिजोरम। अब आप क्या ध्यान देना है कि राजस्थान में कितनी सीटें? सीटों को मैचिंग टाइप सवाल पे लाया जा सकता है एग्जाम में। राजस्थान में 200 है, एमपी में 230 है और तेलंगाना में 119 है, मिजोरम में 40 है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मिजोरम अपवादिक दशाओं में है। अपवाद जबकि ये कहा गया है विधानसभा में सीटों की संख्या किसी भी कंडीशन में 60 से कम नहीं होगी, लेकिन अपवाद में है ये पहली चीज ये है। दूसरी बात क्या है? इनका सवाल कैसे बन सकता है? आपसे कहेगा आरोही अवरोही क्रम में लगाने की बात करेगा, है ना। 5 अभी हाल ही में संपन्न हुए 5 विधानसभा राज्यों में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं, या शीर्ष से न्यून की ओर आप बताएं कि क्रम लगाइए। तो अधिकतम से न्यूनतम का क्रम आपसे लगवाया गया जब, तो कौन रहेगा? एमपी आएगा, उसके बाद कौन आएगा? राजस्थान आएगा, उसके बाद तेलंगाना, फिर मिजोरम। ये बात ध्यान रखिएगा, शीर्ष पे होगा एमपी इन 5 में और न्यून पर होगा कौन? मिजोरम। अब मिजोरम क्यों चर्चा में रहा, इसके बारे में जानकारी क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि जेडपीएम यानी कि क्या? जेडपीएम का मतलब जोरम पीपुल्स मूवमेंट। अभी हाल की पार्टी गठित हुई थी और तुरंत ही इसका मुख्यमंत्री जिसने पार्टी को स्थापित किया उनका नाम है लाल दुहोमा। लाल दुहोमा जो कि आईपीएस अधिकारी थे, जो इंदिरा गांधी के समय में भी रहे, हाँ इंदिरा गांधी या राजीव गांधी किसी संबंध में वो रहे हैं, उनसे संबद्ध हैं ये। और इन्हें ये फिर बाद में इनको चुनाव में कुछ गड़बड़ियों करने की वजह से लाल दुहोमा को क्या कर दिया गया था? पद मुक्त कर दिया गया था, आईपीएस के पद से हटा दिया गया था। किसे? लाल दुहोमा को। और तब लाल दुहोमा ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के अपनी राजनीति की शुरुआत की। और जब ये उस समय लोकसभा के सदस्य चुने गए थे 1988 में, तो 1988 में दल बदल के विरोध कानून जो आया था, आप जानते हैं, आप ये पता हो कि दल बदल विरोध कानून एक संशोधन के द्वारा लाया गया है और कब का है? वो 1985 का अमेंडमेंट है। अब आपको ढूंढना है कि वो दल बदल का संबंध संविधान के किस शेड्यूल से है ना? किस शेड्यूल से है? 10वें से है ना? हाँ 10वें से है। और वह कौन सा संशोधन है? 52वां है। कौन सा? 52। हाँ 52वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा दल बदल कानून लाया गया था, दल विरोधी कानून। उसके तहत अगर कहा जाए कि पहला लोकसभा सदस्य जिसे अयोग्य घोषित किया गया था कौन है? तो लाल दुहोमा। तो पूछा जा सकता है आपसे, इसे इतनी बातें मैं लिख दिया हूं। इतने सवाल आपके पास हैं, इतने को आप कवर करिए, ठीक। रुकिए। तो अभी आप देख रहे थे ना कि हमने कहा कि आय दृष्टि का ही है, उसमें आप देखिए क्वेश्चन आपको मिलेगा क्या? आने की आवाज आ रही इसमें? या नहीं? इसको देखो, ठीक है। तो एक आर्टिकल 370 पे अभी बीच में आर्टिकल 370 भी चर्चा में आ गया था, और ये इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि भी हाल ही में 11 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित किया गया है। किसके द्वारा? 11 दिसंबर को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक आया, संसद के द्वारा पारित किया गया, यानी कि वहां की विधानसभा
पुनर्गठन की बात की जा रही है। इसके पहले आप जानते 2019 में ही क्या किया गया था, 370 को पूरी तरह रिमूव कर दिया गया था। अब 370 को जो रिमूव किया गया था उसको लेकर के क्या सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था, एक याचिका दायर की गई। तो सुप्रीम उसी तत्काल दिसंबर में ये संशोधन विधेयक भी आ गया। तो एक ऐतिहासिक निर्णय किसने दोबारा फिर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। किसके संबंध में, 370 को। उसने कहा कि बेटा ऐसा है कि जो 370 है ना, ये 1949 में संविधान में एक अस्थायी प्रावधान के स्वरूप में जोड़ा गया था, यानी ये टेम्पररी था, अस्थायी था। और किसके लिए, यह 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का मात्र दर्जा दे रहा था। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये अस्थायी होता तो ये इसमें इसे रद्द करना क्या होता, ठीक नहीं था, या रद्द आप नहीं कर सकते। लेकिन जब ये पहले ही स्पष्ट है कि इसे 1949 में एक अस्थायी प्रावधान टेम्पररी रूप में इसको जोड़ा गया संविधान में, और इसलिए जोड़ा गया था कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। उसी के साथ रेड विथ 370 रेड विथ क्या 35A आर्टिकल यानी अनुच्छेद 35 से जो कहता है कि जम्मू कश्मीर विधायिका को स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने का अधिकार है। यानी कौन जमीन खरीदेगा, कौन जमीन नहीं खरीदेगा, कौन जम्मू कश्मीर में निवास करेगा, इस निर्णय का अधिकार किसका था। आर्टिकल 35A में यह अधिकार किसको दिया गया था, जम्मू कश्मीर की विधायिका को दिया गया था। तो ये कहा गया कि 370 और 35A को 2019 में किसने रद्द कर दिया, संसद ने रद्द कर दिया है। अब जब रद्द कर दिया तो उस क्रम में वहां, चूंकि जब रद्द किया तो 2 राज्यों का उसने वहां यूटी 2 स्टेट यानी कौन, संघ शासित जम्मू कश्मीर को बना दिया, और एक संघ शासित राज्य उसी से निकाल करके लद्दाख को बना दिया। अब वो चूंकि पहले ये निश्चित किया गया है कि लद्दाख में विधानसभा सीटें नहीं होंगी, तो विधानसभा सीटें कहाँ होंगी, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा हो और उसमें कितनी सीटें रखी जाएं, इसी के लिए एक संशोधन भी हाल ही में संसद में हुआ, 11 दिसंबर 2023 को हुआ। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित किया गया, कहाँ, विधानसभा में। और कहा गया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 107 सीटें पहले थी, लेकिन अब कहा गया नहीं, अब 114 सीटें होंगी। कितनी होंगी, 114। कैसे, कहा गया 114 में 7 सीटें क्या होंगी, SC की होंगी, और 9 सीटें क्या होंगी, ST की होंगी। यानी कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में अब SC ST को आरक्षण दे दिया गया। पहले हमने चर्चा किया था कि बहुत सारी चीजों को, यानी विकसित भारत का संकल्पना अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको जहां जो भी जिसका सामाजिक शैक्षिक उन्नयन नहीं हुआ उसका किया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो यानी आपसे सवाल किया जा सकता है कि हाल ही के पुनर्गठन संशोधन अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कुल कितनी सीटों की बात की गई, 114 की, जिसमें से 7 क्या होंगे, SC होंगे, और 9 क्या होंगे, ST होंगे। ठीक, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को देते हुए कहा कि ये सारी की सारी जो बातें हैं ये संसद के, राष्ट्रपति के अधिकार में आती हैं। राष्ट्रपति हमारा एक तरफा हो करके 370-35 को समाप्त कर सकता है। यानी कि इस पे मैं कोई ऐसा निर्णय नहीं दे सकता हूं, या इसमें कोई, इस कार्य में या इस संशोधन में कोई दोष नहीं है। अब ऐसा तब हुआ अगर ये चर्चा में आने से चैलेंज किसे किया गया, सुप्रीम कोर्ट में, कि 370 और 35 को रद्द करना संसद के अधिकार में नहीं है। तो इस पे कहा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, राष्ट्रपति इसके लिए क्या है, सक्षम है, एक तरफा किसी विधेयक, पारित किए गए विधेयक को क्या कर सकता है, अधिसूचित कर सकता है। तो इसलिए यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या माना, इसे माना कि ये जो 370-35 रद्द किया गया वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। संविधान ऐसी शक्ति किसे देता है, राष्ट्रपति और संसद, यानी संसद को देती है, क्योंकि यह प्रावधान तो 1949 का एक अस्थायी प्रावधान था। दूसरी बात क्या, अगला करंट हमारा जो है माई भारत। इस माई में यह मेरा है और वाई क्या है, युवा है। ध्यान रखिएगा, क्या मेरा युवा भारत की संकल्पना किसकी है, अमृतकाल की है। अमृतकाल कब से कब था ये आपको जानना चाहिए। अमृतकाल 75वीं वर्षगांठ यानी कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ यानी 15 अगस्त 2022 से शुरू हुआ, और कब तक ये चलेगा, 100वीं वर्षगांठ यानी 2047 तक चलने वाला। क्या, अमृतकाल। इसी में अमृतकाल महोत्सव भी मनाया गया, हमने बताया कब से मनाया गया था,
अभी थोड़ी देर पहले आपकी हमारी चर्चा हुई है कि अमृतकाल महोत्सव मनाया गया है कब से कब तक। 9 अगस्त 2023 से शुरू हुआ था, 31 अक्टूबर 2023 तक चला था, जब हर घर तिरंगा लगाया जा रहा था। अगर आप इतना थोड़ा बहुत अवेयर हो तो जान सकते हैं, बस खाली हवा में रहते हो तो बात दूसरी भाई। तो माई भारत मेरा युवा भारत यानी कि यह क्या है, एक स्वतंत्र निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई है। और इसमें क्या कहा गया कि युवाओं का विकास हो, यानी युवाओं के विकास को महत्ता देते हुए 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस, ध्यान रखिए। अब आप इस चीज को सोचिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर ही क्यों है, और जो अमृत महोत्सव चल रहा था जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 9 अगस्त को, 31 अक्टूबर को समापन हुआ था, ऐसा क्यों? राष्ट्रीय एकता दिवस अगर 31 अक्टूबर को है तो 31 अक्टूबर क्यों खास है हिंदुस्तान के लिए? हाँ, क्या कारण है? चलिए कोई बात नहीं। 31 अक्टूबर का संबंध वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, अगर आप थोड़ा सा होश हवास में, कि और कुछ है कि सुभाष चंद्र बोस की? अब आप जानिए, हम नहीं जानते इसके बारे में। चलिए, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया क्या, माई भारत, या कह सकते हैं अभियान, जिसे क्या कहा जाता है, एक फिजिकल मंच से किया गया। फिजिकल मंच का मतलब क्या होता है, क्या फिजिकल और डिजिटल, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या लिखा है, फिजिकल मंच उसमें लिखा हुआ है, तो फिजिकल और डिजिटल, क्या फिजिकल और डिजिटल की बात की गई है ना। यहाँ लिखा नहीं था, इसको ऐड कर लीजिए आप, फिजिकल प्लस डिजिटल, है ना, के मंच से, यानी किसके लिए, उन युवाओं के लिए जो 15 से 29 वर्ष के हैं, यानी माई भारत युवा भारत अभियान जो है वो 15 से 29 वर्ष के आयु के लोगों के लिए ही है। और इसका प्रारंभ कब किया गया, 31 अक्टूबर 2023 से राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया है ना। कहाँ, फिजिकल मंच से प्रारंभ किया गया। इस बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमृत काल का समय पता होना चाहिए, इस बार ये आपके एग्जाम में हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बात किसकी चल रही थी, पूरी बातें अमृत महोत्सव की ही चल रही हैं, अमृतकाल की ही चल रही हैं। तो उसी में एक अभियान है, मेरा माटी मेरा देश, मेरा माटी मेरा देश, जिसकी टैग लाइन क्या है, इसकी टैग लाइन है, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। ये सवाल आपके एग्जाम में हो सकता है क्या, मेरा माटी मेरा देश, इसका टैग लाइन क्या है, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। इस अभियान की शुरुआत 9 अगस्त की बात हो रही है, 9 अगस्त से 31 अक्टूबर, यानी जब क्या चल रहा था, अमृत महोत्सव चल रहा था। तो अमृत महोत्सव का समापन कब हुआ, 12 मार्च नहीं, अमृत महोत्सव समापन कब हुआ, 31 अक्टूबर 2023 को। एक बात ध्यान रखिए, वास्तव में अमृत महोत्सव जो शुरू किया गया था वो 12 मार्च 2021 से प्रारंभ किया गया था, है ना। कब से शुरू किया गया था, 12 मार्च 2021 से प्रारंभ हुआ। अब एक खास बात और है यहाँ कि इस अभियान जिसको आप बात करें, मेरा माटी मेरा देश, इस अभियान के लिए कौन सा मंत्रालय सहायक है, या किस मंत्रालय ने इस अभियान की शुरुआत करवाई, तो केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय और भारत सरकार के क्या, संस्कृति मंत्रालय, दोनों के सौजन्य से। अब इस 31 अक्टूबर 2023 की महत्ता कहाँ बढ़ जाती है, इस 31 अक्टूबर 2023 की महत्ता बढ़ जाती तब जब यही 31 अक्टूबर यानी कि अमृत महोत्सव के समापन के दिन ही क्या होता है, देश के प्रधानमंत्री द्वारा जनजातीय दिवस, जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा होती है 15 नवंबर को मनाए जाने की। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की जाती है, यानी कि 31 अक्टूबर को 3 दिवस मनाने की बात किया किसने, इस देश के प्रधानमंत्री ने। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाएगा, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत दिवस के रूप में क्या मनाया जाएगा। जोरावर सिंह कौन है और फतेह सिंह है कौन है, तो आप जानिएगा गुरु गोविंद सिंह के ये दोनों बेटे हैं, ध्यान रखिए, किसके, गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत पर यह दिवस मनाने की घोषणा की गई। 15 नवंबर को ही विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की बात की गई, चाहे कृष्ण मिशन हो,
चाहे माउंटबेटन प्लान हो, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 15 नवंबर को ही विभाजन विभीषिका दिवस क्यों मनाया गया, क्योंकि इस डेट की वहां पर बड़ी महत्ता है। क्रिप्स हो चाहे आपका माउंटबेटन हो, आप पढ़ेंगे तो आप, चाहे कैबिनेट हो, सबको आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन तो आप समझ जाएंगे। अब क्या है, अमृत महोत्सव उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में शीर्ष राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। गुजरात दूसरे स्थान पर, तीसरे पर हरियाणा और राजस्थान दोनों हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरे पे कौन है? हरियाणा और राजस्थान दोनों हैं। कहाँ? अमृत महोत्सव उत्कृष्ट प्रदर्शन में। यानी पूछ सकता है कि तीसरे स्थान पे हैं हरियाणा एवं राजस्थान, नहीं याद से हरियाणा लगा के मत निकलिएगा, दोनों स्टेट हैं। अमृत महोत्सव स्मारक कहाँ है? नई दिल्ली में है ना, स्थापित हुआ। अभी रुकिए भाई, तो आप देखते हैं कि आपने देखा कि आय दृष्टि का जितना भी क्या है, आय दृष्टि में जो भी वहाँ पर रखा गया घटनाक्रम राष्ट्रीय घटनाक्रम, उससे कुछ महत्वपूर्ण सवाल लिए गए हैं। और भी आपको जो है इसके आगे जितनी बातें हैं वो भी आपको मिल जाएगा, नोट्स आप बना लीजिए, अच्छे से नोट डाउन करिए, और दृष्टि अगर लेना चाहें ले भी लीजिए और उसमें हाईलाइट भी कर लीजिए। आप उस मैगजीन को पढ़िए, जितनी बार पढ़ते हैं रिवाइज करते हैं, और चूँकि बहुत लंबा कोई क्लास इसका होना नहीं है, लगभग मान लीजिए कि 25-30 घंटे में ये पूरी की आय दृष्टि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आरओ एग्जाम, पीसीएस के एग्जाम तक यदि आप अच्छे से इसको तैयार कर ले जा रहे हैं तो दोनों एग्जाम बहुत अच्छे आपके हो जाएंगे। ठीक है।